माई क्वेश्चन टू यू पीपल इज दैट कि जो FIR है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी 154 की रिपोर्ट, 154 की जो रिपोर्ट है, उसमें हमें पता चल जाता है कि भाई 154 की रिपोर्ट FIR है। कहीं FIR वर्ड डिफाइंड है CRPC में? नहीं है। कैसे पता चलता है कि 154 की रिपोर्ट FIR कहलाती है? ठीक है, कैसे पता चलता है? ये देखिए आपके सामने मैं कुछ अपनी स्क्रीन पर नोट्स दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, द वर्ड FIR हैज नॉट बीन डिफाइंड थ्रू आउट द कोड। कहीं पर भी CRPC में डिफाइंड नहीं है कि क्या होता है FIR, लेकिन 207 नंबर सेक्शन जो है वो ये बताता है कि जो 154 की जो स्टेटमेंट होती है वो FIR होता है। क्लियर? अब क्या कहता है ऐसा 207 की जिसकी वजह से हमें ऐसा पता चल जाता है? अब मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आपके सामने अब आ रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का बेयर एक्ट। बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन 207 क्या है? तो वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो कि एक्यूज्ड को दी जानी चाहिए एट द टाइम ऑफ, जी हाँ, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द ट्रायल। ओके, तो उसके बिना एक एक्यूज्ड को पता ही नहीं चलेगा कि असल में उसके खिलाफ केस क्या है। क्या आप लोग 207 के टेक्स्ट को देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर? बताएं मुझे, देख पा रहे हो? ये देखिए, सेक्शन 207 क्या कहता है कि सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स की चालान की जो कॉपी मिलती है एक्यूज्ड को, उसके साथ साथ FIR की कॉपी भी मिलती है और लिखा हुआ है FIR रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154। इससे पता चलता है कि 154 में जो रिपोर्ट बनती है, जो स्टेटमेंट होती है, उसी को कहा जाता है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जबकि सेक्शन 154 जो मेन सेक्शन है FIR का, उसमें कहीं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वर्ड यूज नहीं हुआ है। ओके, और क्या क्या रूल्स हैं सेक्शन 154 के वो देखिए। पहला बात है ओरल इंफॉर्मेशन। अगर पुलिस को ओरल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, रिगार्डिंग कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो बाउंड है किस चीज के लिए? टू रिड्यूस सच इंफॉर्मेशन इन राइटिंग, और फिर पढ़ के सुनाएगा, समझाएगा इंफॉर्मेंट को कि उसने क्या बोला, क्या लिखा गया, उसका क्या मतलब है, और उसके बाद सिग्नेचर्स भी लिए जाएंगे किसके? इंफॉर्मेंट के सिग्नेचर्स ऑन दी FIR। मैं आपसे पूछता हूं, अगर इंफॉर्मेंट ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम इस केस में घसीटा जाए, क्योंकि जिस ऑफेंडर यानी जो एक्यूज्ड है, जो कल्प्रिट है, जो क्रिमिनल है, जिसके खिलाफ मैं FIR लॉन्च करा रहा हूं, वो एक बहुत बड़ा डॉन है, वो तो मुझे मरवा देगा। जैसे डॉन को यह पता चलेगा कि डॉन की खबर पुलिस को मैंने यानी राधेश्याम ने दी है, तो राधेश्याम का तो मर्डर हो जाएगा। तो राधेश्याम का नाम कहीं आना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता मेरा कहीं नाम आए। तो क्या पुलिस ऑफिसर एग्जेम्प्ट कर सकता है FIR लॉन्च करते हुए एक इंफॉर्मेंट को? क्या वो बाहर निकाल सकता है? उसका नाम, उसके सिग्नेचर लेने से उसे एग्जेम्प्ट कर सकता है? बताओ, अगर कर सकता है तो किस सेक्शन में कर सकता है, किस लॉ में कर सकता है? जल्दी बताएं। Can a police officer exempt a person who is an informant while lodging an FIR from signing the FIR? जल्दी बताएं। यस सर, कर तो सकते हैं सर पुलिस ऑफिसर। कहाँ लिखा है? हेलो, हाँ जी, हेलो, बताओ बताओ, कहाँ लिखा है? राधे श्याम की जान कैसे बचाई जाएगी, बताओ, बोलो। डर गया राधे श्याम। राधे श्याम ने पुलिस को इंफॉर्मेशन तो दे दी मर्डर की कि डॉन ने आके मर्डर कर दिया, पर कहता मेरा नाम कहीं आना नहीं चाहिए,
ये जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इस पर मेरे साइन मत लो। क्या पुलिस ऑफिसर उसको एग्जाम्प्ट कर सकता है? क्योंकि स्टैट्यूटरी प्रोविजन ये कहता है कि सिग्नेचर होने जरूरी है। ठीक है, मैं आपको 154 पढ़ाता हूं। ठीक है, वो देखिए 154 में क्या लिखा है। ठीक है, ये आ गया 154। हर एवरी इंफॉर्मेशन relating to the commission of a cognizable offense, if given orally to SHO, shall यानी करना ही पड़ेगा, reduced to writing by him or under a direction and be read over to the informant। पढ़ के भी सुनाएंगे, समझाएंगे। and every such information whether given in writing or reduced to writing as aforesaid shall be signed, लिखा हुआ है shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept। entered in a book to be kept। बात हो रही है जिसे हम कहते हैं जनरल डायरी। FIR जो लॉन्च की जाएगी उसकी एंट्री जनरल डायरी में भी होगी। kept by such officer, यानी such officer, ये ऑफिसर की बात क्या हो रही है, SHO, in such form as state government may prescribe in this behalf। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर तो उन्होंने बहुत ही साफ साफ अल्फाजों में लिख दिया कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है पुलिस को वो साइन करेगा FIR पर। क्या पुलिस ऑफिसर एक इंसान की रिक्वेस्ट पर उसको एग्जेम्प्ट कर सकता है कि ठीक है तुम साइन ना करो? अगर कर सकता है तो किस लॉ के अंतर्गत और किस सेक्शन के अंतर्गत? रजत जवाब देगा। रजत, कल करवाया था मैंने। संदीप, रजत, संदीप, अंजलि। सर 125 एविडेंस एक्ट में कर सकता है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 125 इंडियन एविडेंस एक्ट। अंजलि आपने जवाब दिया ना? यस सर। वेरी गुड, शाबाश बच्चे, शाबाश, आपके फंडे क्लियर हो रहे हैं। 125 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि हाँ एक पुलिस ऑफिसर एग्जेम्प्ट कर सकता है। द PO shall make necessary corrections in the FIR if it is suggested by the informant। इसका क्या मतलब है? एक बार जो स्टेटमेंट दे दी एक इंफॉर्मेंट ने पुलिस ऑफिसर को, साइन करने से पहले वो कहता है जी थोड़ा चेंज कर दो, जो मैंने 2 PM बोला है उसको 5 PM कर दो। तो क्या पुलिस ऑफिसर कह सकता है अभी 5 मिनट पहले तूने बोला कि 2 बजे हुआ, अब तू कह रहा है 5 बजे? आंसर क्या है? शेल। अगर साइन करने से पहले इंफॉर्मेंट किसी स्टेटमेंट में चेंज करना चाहता है तो पुलिस ऑफिसर को अलाउ करना होगा उस चेंज को। क्लियर? फिर रिटर्न इंफॉर्मेशन, अगर रिटर्न में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट दे रहा है पुलिस ऑफिसर को तो डायरेक्टली वही बन जाती है FIR। ठीक है, इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन इन राइटिंग देन PO शैल टेक द रिटर्न इंफॉर्मेशन एज FIR। ठीक है जी। अभी दिल्ली गैंग रेप केस में कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स आई थी, हम इसको 2013 का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी कहते हैं। क्या क्या चेंजेस आए सेक्शन 154 में? पहला चेंज कि अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है किसी लेडी किसी वुमेन के साथ, इनमें से कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो क्या होगा? तो जो इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आ रही है वो दैट शैल बी रिकॉर्डेड ओनली बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर, और अगर वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है तो और एनी वुमेन ऑफिसर, यानी किसी और डिपार्टमेंट की वुमेन ऑफिसर को बुलाया जाएगा, होम डिपार्टमेंट है कोई भी। क्लियर? समझ में आया? लेकिन सेक्सुअल, क्योंकि एक लेडी एक वुमेन के साथ हुए सेक्सुअल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन वो विक्टिम शायद फ्रीली एक मेल पुलिस ऑफिसर को ना दे पाए, शब्दों का सही प्रयोग ना कर पाए शर्म की वजह से। तो इस कारण से रूल बना दिया कि अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस है तो हर हाल में एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही FIR लिखेगी, और इफ सच वुमेन इंफॉर्मेंट इज टेम्परेरी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, अगर वो डिसेबल्ड है, चाहे वो परमानेंटली डिसेबल्ड या फिजिकली डिसेबल्ड, फिर चाहे वो फिजिकली या मेंटली जैसे मर्जी, अगर वो डिसेबल्ड है तो ये जो इंफॉर्मेशन ली जाएगी इट शैल यानी मैंडेटरी हो गया,
shall be recorded by a police officer, woman police officer, at the residence of the person, उसे घर जाके, ना कि उसको थाने बुलाएंगे, seeking to report such offense or at a convenient place. अगर वो लेडी चाहती है मेरे घर अगर पुलिस वाले आएंगे तो भी पड़ोसियों को शक हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता मेरे घर पे आओ, बल्कि मैं खुद डैश डैश जगह पर कि पंचायत घर में आके या सरपंच जी के घर पे या मेरे रिश्तेदार के घर पे मैं आके आपको सब बता दूंगी. तो कन्वीनियंट प्लेस ऑफ दी लेडी, वो लेडी की जो चॉइस हो, और अगर वो नहीं बता सकती तो उसके पेरेंट्स बताएंगे, और वो भी इन दी प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर, उसकी जो भाषा को इंटरप्रेट कर सके. और अगर वो कोई मूक बधिर, मूक है भी है, बधिर भी है, ठीक है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, जैसे मूवी आई थी ब्लैक, उसमें जो लीड रोल में जो लड़की थी रानी मुखर्जी, उसमें तीनों कमियां थी, ठीक है. शी वॉज डेफ, ठीक है, शी कुड स्पीक, डेफ, डम, एंड आल्सो शी वॉज ब्लाइंड. तो उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए स्पेशल एजुकेटर, उस मूवी में ये रोल, स्पेशल एजुकेटर का रोल निभाया था किसने? अमिताभ बच्चन ने. तो वो स्पेशल एजुकेटर की प्रेजेंस में बयान होंगे, ठीक है. और इस सारे का वीडियोग्राफी होना जरूरी है, ठीक है जी. और जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेगा? फटाफट वो बयान, शेल वर्ड है, शेल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. मैंने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आने वाला कोई बयान, कोई अगर ऐसा है जो कि बहुत अच्छा सबूत बन सकता है, अगर 164 सेक्शन के तहत मजिस्ट्रेट के सामने वो बयान हो जाएंगे तो वो सबूत बन जाएगा. तो अगर सेक्सुअल ऑफेंस है, ठीक है, तो विक्टिम के बयान इस रूल के हिसाब से, ठीक है, 2013 अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से मजिस्ट्रेट के सामने होंगे ही होंगे. निर्भया गैंग रेप केस में भी ये हुआ था कि जो लेडी मजिस्ट्रेट थी वो हॉस्पिटल जाकर बयान लेकर आई थी उस लेडी के. क्लियर? ओके. ये बात कहाँ लिखी है? हमारे बेर एक्ट में. ये देखिए, ये आ गई वो बात कि वुमेन ऑफिसर या वुमेन पुलिस ऑफिसर बयान लेगी, ठीक है, इन सब सेक्सुअल ऑफेंसेस में, ठीक है. और अगर ऐसा कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो वो इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर के प्रेजेंस में होगा. और कहाँ होगा? या तो कन्वीनियंट प्लेस या फिर उसके रेजिडेंस पर होगा. रेजिडेंस. क्लियर? कब? अगर वो परमानेंटली या टेम्परेरीली मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है. और ये शेल वर्ड हुआ, ऐसा ही होगा, मैंडेटरी है, ठीक है जी. और इसकी वीडियोग्राफी में भी शेल वर्ड यूज हुआ होगा ही होगा. और मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान भी होंगे तो वो भी, उसमें भी वर्ड यूज हुआ है शेल, कि मजिस्ट्रेट के सामने होगा ताकि ये सबूत बन जाए. और जो ये एफआईआर की कॉपी है ये इंफॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होगी, वो भी फोर्थ विद. फोर्थ विद का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, जल्दी से जल्दी, ठीक है जी. और अगर उस इंसान की एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है, वो बता भी रहा है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की खबर दे रहा है, मगर फिर भी पुलिस अगर एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है तो क्या होगा? तो वो जाएगा सीनियर पुलिस ऑफिसर एसपी के पास, मगर जाएगा इन राइटिंग और बाय पोस्ट. किसके पास जाएगा? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. पढ़ते हैं, any person agreed by refusal on the part of an officer in charge of a police station, कि एसएचओ ने मना कर दिया हम आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे. क्लियर? तो वो क्या कर सकता है? वो इन राइटिंग बाय पोस्ट अपनी इंफॉर्मेशन दे सकता है एसपी को. और अगर वो एसपी सेटिस्फाइड है कि हाँ ऑफेंस कॉग्निजेबल है और वो हुआ है, ठीक है, तो ही शैल, उसको करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? या तो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा उस केस को, या फिर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर देगा, कि इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर दे देगा, ठीक है, किसी भी पुलिस ऑफिसर के, जो ऑफिसर को जो उसे सबऑर्डिनेट हो, ठीक है, उस तरह से इन्वेस्टिगेशन जैसे कि कोड में लिखी हुई है, ठीक है. और फिर वो जो ऑफिसर जिसको ये ऑर्डर्स आए हैं उसके पास वो सभी पावर्स होंगी जो कि एक एसएचओ के पास होती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की. क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन दैट केस. ओके. तो ये क्रक्स था 154 का जो बेर एक्ट
में से मैंने अभी आपको समझाया। अब हम चलते हैं एफआईआर की डेफिनेशन क्या है। कुछ जजमेंट्स ऐसी आई जिसमें ये डेफिनेशन निकल के सामने आई। पहला, इट कैन बी डिफाइंड एज अ रिटन डॉक्यूमेंट। एफआईआर हमेशा ही एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रिटन ऑन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन से रिलेटेड होगा। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, क्या उसकी प्रिवेंशन के लिए अरेस्ट हो सकता है? हाँ, मगर एफआईआर हो सकते हैं नहीं। ठीक है, एंड कमीशन का होता है, कमिट हो गया तो, और सिर्फ कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल की एफआईआर नहीं होती, उसकी सिर्फ जनरल डायरी में एंट्री होती है। एंड दैट इंफॉर्मेशन इज टू बी साइंड बाय द इंफॉर्मेंट। साइन जरूरी है। हाँ, एग्जाम्पशन है 125 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत पुलिस ऑफिसर उस इंसान के नाम को सीक्रेट रखने के लिए उसको एग्जाम्प्ट कर सकता है कि वो एफआईआर पर साइन ना करे। और आगे चलते हैं। टू whom the FIR can be made। एफआईआर किसको लिखवाई जाएगी? ठीक है, टू पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ठीक है, हम जो डायरेक्ट करते हैं हम वो पुलिस ऑफिसर को करते हैं। और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन क्या है? जब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन यानी एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, जब वो खुद एब्सेंट है अपने स्टेशन हाउस से या ड्यू टू इलनेस और एनी अदर रीजन, ठीक है, और जिसकी वजह से अपनी ड्यूटीज नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो जो भी पुलिस ऑफिसर वहां प्रेजेंट है स्टेशन हाउस में, जो नेक्स्ट इन रैंक टू द एसएचओ है लेकिन अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल है, ठीक है, तो वो होगा स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी ऑफिसर इन चार्ज। इसलिए when the state government so directs any other police officer so present, या फिर वो जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स होंगे। एफआईआर की कॉपीज कितनी बनती हैं? 5 कॉपीज बनती हैं। एक पुलिस के पास रहती है, एक इंफॉर्मेंट के पास जाती है, एक इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाती है, एक एक्यूज्ड के पास, दो साथ में जाती है। जो इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाती है उसे हम अक्रेंस रिपोर्ट कहते हैं, और एक कॉपी हमेशा जाती है डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और अब तो हर एफआईआर पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड हो जाती है। और आगे चलते हैं। हु कैन लॉन्च द एफआईआर? एफआईआर कौन लॉन्च करवा सकता है? ठीक है जी, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन सीआरपीसी में इस चीज को लेकर नहीं दिया हुआ। ठीक है, कई जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की और जो कहते हैं कोई भी इंसान, एनी पर्सन वर्ड यूज हुआ, अब वो विक्टिम भी करवा सकता है। और या क्या एक्यूज्ड खुद एफआईआर लॉन्च करा सकता है? हाँ, हो सकता है झूठी एफआईआर लॉन्च करा दे। मर्डर किया राम ने और चला गया मर्डर करने के बाद पुलिस ऑफिसर के पास और कहता है मैंने शाम को मर्डर करते हुए देखा और भागते हुए देखा। ठीक है जी, तो एफआईआर कभी भी एक्यूज्ड की नहीं होती, कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर होती है। लिखवा तो उसको खुद एक्यूज भी सकता है। हो सकता है एक आदमी पुलिस वाला कन्फेस कर ले, राम जाए पुलिस के पास और कहे मैं मर्डर करके आ गया हूँ। मुझे कोई, जैसे कि हुआ था प्रमोद महाजन मर्डर केस में। प्रमोद महाजन एक बहुत ही सीनियर लीडर थे बीजेपी के और उन्हीं के भाई ने मर्डर किया उसका, और उसी टाइम थाने गया और जाकर कहता कि मैंने अपने भाई का मर्डर कर दिया और मुझे कोई इसके लिए पश्चाताप नहीं है। ठीक है, तो एक्यूज भी एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी इंसान हु हैज द नॉलेज ऑफ कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन गेट एन एफआईआर लॉन्च्ड। क्या एक टेलीफोनिक मैसेज को भी एफआईआर ट्रीट किया जा सकता है? आंसर इज यस। बस मेन बात यह है कि क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए और क्लियरली डिस्क्लोज करे, बस क्लियरली डिस्क्लोज करे कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। 2 लैंडमार्क जजमेंट्स है इस पर, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस वीवी पांडुरंग राव और दूसरा तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, इनमें साफ कहा गया इन 2 जजमेंट्स में कि टेलीफोनिक मैसेज को भी एफआईआर ट्रीट किया जा सकता है, पर अगर एक मैसेज क्लियर नहीं है और या फिर वो क्लियरली डिस्क्लोज नहीं कर रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उसको एफआईआर ट्रीट नहीं किया जा सकता। जैसे किसी ने अगर पुलिस को फोन किया कि जी बहुत गलत काम हो गया, बस समझो जो सबसे बड़ा क्राइम है वही हो गया, समझ में आ गया, और एक फोन रख दिया कि मकान नंबर 1236 में जो इस दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है, समझ गए ना आप कौन सा, वो हो गया है। अब ये तो बताया ही नहीं कौन सा क्राइम हुआ है,
समझ में? तो क्लियरली कोई कॉग्निटिव ऑफेंस हो ये नहीं बताया गया, तो दिस टेलीफोनिक कॉल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एफआईआर। ठीक है जी। और टाइम लिमिट क्या है, कितने समय के अंदर एफआईआर लिखवानी जरूरी है? नो टाइम लिमिट, देयर इज नो प्रोविजन इन द कोड व्हिच प्रिस्क्राइब्स एनी टाइम लिमिट कि इतने समय के बाद एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती। एक बार एक लाश 40 साल के बाद खेतों में दबी मिली, तो जिसने वो खेत खरीदा था उसने उसी टाइम पुलिस को बुलाया और बता दिया कि ये मुझे लाश मिली है, और इससे क्या हुआ, एफआईआर लॉन्च हो गई। नेक्स्ट, 0 नंबर एफआईआर क्या है? जैसे 0 नंबर एफआईआर का नाम आता है, आसाराम जी बापू का नाम याद आ जाता है। आसाराम जी बापू उस समय कहाँ थे? राजस्थान में। तो एक लेडी को, एक गर्ल को सेक्सुअली हरासमेंट का, सेक्सुअल उत्पीड़न का एक केस था, तो एफआईआर कहाँ लॉन्च हुई? दिल्ली में। मगर दिल्ली में तो हो नहीं सकती थी, तो दिल्ली में क्या हुआ, 0 नंबर एफआईआर लॉन्च हुई, यानी उसका नंबर कोई नहीं डाला गया और करके उसको कहां भेज दिया गया? राजस्थान। अब तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत ने मर गया वो, क्या एफआईआर हुई कि उसकी लाश मिली है और सुसाइड हुआ है? मगर बिहार जो जन्म स्थान था सुशांत सिंह राजपूत का, वहां पर क्या एफआईआर लॉन्च हुई कि रिया चक्रवर्ती ने उसको मार दिया। समझ में आया? और ये होनी चाहिए थी 0 नंबर एफआईआर, लेकिन एफआईआर का नंबर डाल के बिहार पुलिस महाराष्ट्र पहुंच गई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इस कारण से महाराष्ट्र पुलिस ने उनको अलाउ नहीं किया काम करना, तो मामला कहां पहुंचा? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? तो बिहार पुलिस मैक्सिमम क्या कर सकती थी? 0 एफआईआर कर सकती थी सुशांत सिंह राजपूत केस में। even if a police station has no jurisdiction over the case, it can lodge the FIR without any number. इसी को कहते हैं 0 नंबर एफआईआर। और एफआईआर लॉन्च करने के बाद वो जो पुलिस ऑफिसर है जो एफआईआर लॉन्च कर रहा है, वो उस एफआईआर को उस थाने में भेज देगा जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है, और फिर वो करेंगे इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? अब क्रॉस एफआईआर क्या है? ए और उसके भाई बी सी डी और एक्स और उसके भाई डब्ल्यू वाई जेड, ये लोग थे, इनके बीच में हो गई लड़ाई। क्लियर? और ए ने, लड़ाई भी ऐसी हुई, इन्होंने पहले चंडीगढ़ में इन्होंने इनको थप्पड़ मार दिए, इन्होंने मोहाली में इनको थप्पड़ मार दिए, और फिर दोनों पार्टीज फिर से पंचकूला में मिली और फिर दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मार दिए। समझ में आया? एक ही दिन में 3 बार ये लड़ पड़े। इन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई चंडीगढ़ में, ए ने कराई चंडीगढ़ में, एक्स ने कराई मोहाली में। ऑफेंस वही है, लड़ाइयां। समझ में आया? तो अगर 2 जगह की जुरिस्डिक्शन बनती है, एक ने एक जगह एफआईआर लॉन्च करा, दूसरे ने दूसरी जगह, तो ये एक दूसरे के खिलाफ एक ही ऑफेंस को लेकर sometimes it happens that two police stations can do investigation, और दोनों थानों में 2 पार्टीज ने, अलग पार्टीज ने, अपोजिट पार्टीज ने एफआईआर एक दूसरे के खिलाफ करवा दी, तो उसे हम क्रॉस एफआईआर कहते हैं। तो जो एफआईआर ठीक है बाद में हुई होती है, वो पहले वाली एफआईआर के साथ जोड़ दी जाती है। when the FIR lodged by the opposite parties against each other, तो उसे हम क्रॉस एफआईआर कहते हैं। और क्रॉस एफआईआर केस में इन्वेस्टिगेशन तो एक ही होगी, इन्वेस्टिगेशन विल बी द सेम फॉर ऑल ऑफेंसेस कंसर्न। और जनरल गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की ये है कि 1 FIR shall be retained and the other shall be quashed। बाद वाली क्रैश कर देते हैं। क्लियर? आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हमारा टॉपिक होगा एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर, जिसको मैं जबरदस्त डायग्राम के साथ आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर? ओके, आज के सेशन को हम यह एंड कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी यू वांट टू आस्क?